तो हेलो बैंकर्स, कैसे हैं गाइस। अब समय आ गया कि हम लोग एक ही सेशन में चारों मॉडल, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल है ABCD रिटेल बैंकिंग में, उन चारों मॉडल के हम लोग कंप्लीट MCQ की करें प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में आज हम करने वाले हैं मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी का कंप्लीट रिवीजन। तो इस सेशन को पूरा देखना है और अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो मॉडल ए में जो सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे वो करेंगे यूनिट नंबर 4 पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। बाकी 1, 2 और 3 तो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, 4 यूनिट एंड 4 क्लास आपका मॉडल ए कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, रिटेल बैंकिंग क्या होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब भी अपना कोई बनाया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो उसका फोकस जो था उनका, वो फोकस था इंडिविजुअल। दैट मीन्स राजीव मिश्रा। अगर उसी बैंक ने कभी भी कोई बनाया प्रोडक्ट और उसका फोकस है अगर कोई कंपनी लाइक टाटा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो इट इज नोन एज होलसेल बैंकिंग। दैट मीन्स जब हमारा फोकस था किस पे, इंडिविजुअल पर, और इसीलिए टर्म आता है मास। 1 लाख रुपए मैंने उधार लिया बैंक से, एग्जाम्पल, तो मेरे जैसे इसके पास कम से कम 10 करोड़ कस्टमर होंगे। जो भी होगा मास होगा, मास कस्टमर होंगे। और हमेशा एक बात याद रखना है सभी लोगों को कि रिटेल बैंकिंग में जो आपका टिकट साइज कहें या उसे हम क्वांटम ऑफ लोन कहें, वो हमेशा लो होता है, हमेशा लो होगा। और जो कस्टमर है, जो कस्टमर का वॉल्यूम है, वो हमेशा हाई होगा, एवरी, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग मतलब क्या होगा। दिस इज अ बैंकिंग फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड करती है एक फाइनेंस सोल्यूशन टू ओनली इंडिविजुअल क्लाइंट एंड नॉट बिजनेस। तो एक बैंक है, उसने अपनी सर्विस को कैटर किया ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में इंडिविजुअल को, और बैंक में जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको हमने अवेल किया। तो इट इज ऑल अबाउट, इसे हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग, एकदम सिंपल शब्दों में, है ना। चलिए, तो रिटेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल बैंकिंग दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू इंडिविजुअल कंज्यूमर रेदर देन बिजनेस। ठीक है, चल अब इसके जरा देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। व्हाट डज रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड। रिटेल बैंकिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करता है एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल कंज्यूमर को रेदर देन लार्ज इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। जो रिटेल बैंकिंग है, अगर हम बात करें उसमें सर्विस को लेकर, तो हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, हमारा करंट अकाउंट हो गया, हमारे मॉर्गेज हो गए, हमारे पर्सनल लोन्स हो गए, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, इनकी बारे में CD हो गया, है ना। रिटेल बैंकिंग सर्विस आर प्रोवाइड टू इंडिविजुअल इन जनरल पब्लिक, एंड उसी का अपोजिट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द होलसेल बैंकिंग, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस आर ओनली प्रोवाइड टू ए स्मॉल और लार्ज कंपनी एंड कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, जब भी बैंक ने सर्विस दी टाटा को या किसी कंपनी को, तो दिस इज कम्स अंडर द होलसेल बैंकिंग, दैट इज कम्स अंडर द कॉर्पोरेट बैंकिंग। और हमेशा इस बात को याद रखना है कि रिटेल बैंकिंग में हमेशा कस्टमर होगा मास,
एंड टिकट साइज हमेशा होगा लो। वही उल्टा टाटा को एसबीआई ने दिया 1000 करोड़ का लोन, और टाटा जैसी कंपनी मांगते हैं इंडिया में 1000 होंगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो यहां पर जो टिकट साइज है, यहां पर जो टिकट साइज है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यहां पर जो वॉल्यूम है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को भी समझने में कोई डाउट नहीं होगा। मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, एवरीवन जल्दी से। सर सेशन को जरूर लाइक करिए एवरीवन, जिससे आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाए। और रिटेल बैंकिंग को बहुत हल्के मत लीजिएगा, ये वैसा पेपर है आपकी नैया पार कराता है, अंत भला तो सब भला, है ना। चलिए ना, इसके एडवांटेज क्या क्या है ना, इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो क्लाइंट बेस जो है वो हमेशा लार्ज होगा, इसलिए हमारा जो रिस्क है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, और मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, ये पांचों कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर पांचों अर्निंग कर रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, उस रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा कि सपोज पांचों अर्निंग मिला के हमारे पास आ गया 1 लाख रुपए। अब अगर मान लो पहला दूसरा अर्न नहीं करा, तभी हमारे पास 3, 4, 5 अर्न कर रहे हैं, यानी कि बिकॉज देर आर सो मैनी लोन्स, देर आर सो मैनी प्रोडक्ट, तो रिस्क क्या होगा, डाइवर्सिफाई होता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर लॉयल्टी, वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे कॉलोनी में एक बैंकर है, तो उन्होंने कहा मिश्रा जी जब भी आपको कुछ लेना हो आप मेरे बैंक में आइए, कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज करना है तो। मैंने कहा ओके ऑलवेज, और मैंने उनके साथ वहां पर एक अकाउंट ओपन करा लिया। 6 मंथ के बाद मुझे कार लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो क्या हम एसबीआई में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अगर हमें उन्हें अच्छी सर्विस दी होगी तो, नहीं तो हम रिकमेंड करेंगे किसी को। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने इसमें कस्टमर लॉयल्टी अच्छी रखी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होती है, जब कोई बैंक अपने पुराने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग, यही तो होता है। अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड, क्योंकि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होते हैं, कोई 5 लाख वाले भी आ रहे हैं, कोई 50,000 वाले भी आ रहे हैं, कोई 500 रुपये वाले भी आ रहे हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं गाइस एवरी, ठीक है। चलिए, कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। फैमिली में 5 लोग हैं और फैमिली में अगर 50 लोग हैं तो मैनेज करना किसको टफ होता है, 50 लोग को, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैनेज करना ये बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम माना जाता है ना। उसके बाद एक कॉस्ट को मेंटेन करना ब्रांच नेटवर्क पर, और जरा सोचो हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन। पता चला दिन भर में कस्टमर आए 100, और उन 100 में 90 क्यों आए कि सर माननीय मोदी जी ने हमारे बैंक में किसान निधि का पैसा भेजा है, हमें पैसा विड्रॉ करना है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, बैंक को मिला कुछ भी नहीं, ये नेगेटिव है। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो आपकी लंका लगती है, और उसे हम लोग कहते हैं बैंक रन। उसमें क्या होगा, जब सारे लोग पैसा विड्रॉ करना अचानक स्टार्ट करेंगे, उनका भरोसा टूट जाएगा। ये सारे निगेटिव्स हैं सर। एंड कंपटीशन तो इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कोई बैंक कहता है कि मैं आपको लोन दे रहा हाउसिंग 8.25, दूसरा कहता है मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं आपको दूंगा 8.24 पे दे दूंगा, ठीक। और कभी कभी अनहेल्दी भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताइए पहला आंसर क्या होगा जल्दी से एवरीवन।
एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का, दैट मीन्स एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का। कहता है कि पहला पॉइंट क्या है, रिस्क इज लेस, क्योंकि जो क्लाइंट बेस है वो बहुत लार्ज है। इनकम इज रिलेटिवली मोर एज स्पीड इज मोर। स्टेबल है और इसमें बहुत कम फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल ठीक है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर, यानी रिटेल बैंक के एडवांटेज क्या क्या होंगे, ये सारे होंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, इनमें से कौन ऐसा है जो एडवांटेज नहीं है रिटेल बैंकिंग का। पहला, हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल। दूसरा, हाई कस्टमर लॉयल्टी। तीसरा, लेस वोलाटिलिटी इन बिजनेस। फोर्थ, हाई डिफॉल्ट रेट। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कभी भी जो एडवांटेज नहीं है आपका डिफॉल्ट रेट है ना। ग्रेट, वेरी नाइस। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी, यानी कि डिफॉल्ट रेट इसमें ज्यादा नहीं होता। चलिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग। नंबर 2, मोबाइल बैंकिंग। नंबर 3, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट। एंड नंबर 3, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। बताइए जल्दी से कौन सा पार्ट नहीं है। जल्दी से। ग्रेट, बिल्कुल। जब भी बात होगी लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो ये किस में जाएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में। ठीक है, चलिए। आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग जो है ये डिपेंड हो गई किस पर, ब्रांच बैंकिंग पर, डिजिटल बैंकिंग पर, या ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग, मतलब कहने का फिजिकल ब्रांच बैंकिंग पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। एवरीवन, सर सेशन को जरूर लाइक करें जिससे आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाए, नहीं तो आपके अकाउंट वीडियो सेव नहीं होगा, जून में नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल, डिजिटल बैंकिंग। चलिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, द प्रपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन रिटेल लोन सेगमेंट इज मोर देन 50%, 75%, 60% या 45%। यानी इंडिया में जो हाउसिंग लोन का पोर्शन रिटेल में लोन सेगमेंट में वो कितना से ज़्यादा है, 50%, 75%, 60% या 45%। तो मोर देन 55% सेगमेंट है। चलिए, आज एक पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में डिस्कस करूंगा, देन गो फॉर द मोर एमसीक्यू। अगर मैं कहूं कि इंडिया में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी आरआरबी या एचएसबीसी, कोई भी बैंक, उनका बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और ये जरूरी नहीं कि जो बिजनेस मॉडल एसबीआई यूज कर रही है वही बिजनेस मॉडल आरआरबी यूज करे। तो एवरी बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोच फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में चाहे पीएसबी बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, तो इंडिया में 3 तरह का मॉडल यूज करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड स्पेसिफिक मैं जब बात कर रहा हूं रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी को देख, नंबर 1, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। नंबर 2, डिपार्टमेंटल अप्रोच। एंड
Number three, which is called integrated approach, means overall business plan. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे एक बैंक है, एक कंपनी मान लीजिए, उस कंपनी का नाम है टाटा या उस कंपनी का नाम है रिलायंस, कोई भी कंपनी। तो टाटा कंपनी का जो विजन है, जो बिजनेस लाइन है, जैसे टाटा कंपनी के पास ऑटोमोबाइल भी है, टाटा कंपनी के पास टाटा साल्ट भी है, टाटा कंपनी के पास तनिष्क भी है, लेकिन सबका बिजनेस लाइन अलग अलग है। कभी भी टाटा कंपनी कभी ऐसा नहीं होगा कि अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस को कंपेयर करे किसी सॉल्ट कंपनी से, या ऑटोमोबाइल के वो कंपेयर करे ताज होटल से। सभी का विजन अलग अलग होता है। ओके, तो बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है, विजन होता है, स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर, ओनली वो विजन प्रॉफिट को लेकर, यानी कोई भी फॉरेन बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उनका मेन कंसर्न होता है प्रॉफिट। आपने देखा इंडिया में सिटी बैंक परफॉर्म नहीं किया, उसने अपने पूरे बिजनेस को एक्सिस बैंक को सेल कर दिया। तो इनका स्पेसिफिक रहता है स्ट्रेटेजिक कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना। तो इंडिया में कोई भी फॉरेन बैंक या कोई भी प्राइवेट जो बैंक है वो इसी मॉडल को यूज करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, आपने देखा होगा इंडिया में जितने भी पीएसबी बैंक है उनका विजन दूसरा होता है। वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करते हैं, वो करंट अकाउंट भी ओपन करते हैं, वो बिजनेस कंपनी को भी लोन देते हैं, वो मुद्रा लोन भी देते हैं। उनका विजन दूसरा है। वो वर्क करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, डिपार्टमेंटल वाइज, उनका बिजनेस लाइन होता है। यानी दैट मीन्स उनका आईटी कैसा है, उनकी मार्केटिंग कैसी है ना, उनका बिजनेस पर्पस कैसा है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है अपने डिपार्टमेंटल पे, तो इंडिया में जो पीएसबी बैंक है वो इस मॉडल को फॉलो करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विजन तो है प्रॉफिट, बट उसका काम है प्रॉफिट भी जनरेट करना और साथ में सोशियो सेक्टर को भी ध्यान देना। और तीसरा, नाम से ही सुनने में आ रहा है इंटीग्रेटेड, दोनों को मिला देना। तो इट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड। कोई भी छोटी कंपनी, उसको जब लगता है, आपने देखा होगा किसी भी छोटी स्टार्टअप कंपनी में सभी चेयरमैन, सभी सीईओ होते हैं, ज्यादा डिसीजन मेकर होते हैं, सब डिसीजन मेकर है, आप डिसीजन लीजिए। तो जब भी कोई छोटी कंपनी को लगता है कि हम किसी मॉडल को यूज करें फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो प्रॉफिट को फॉलो कर लेती है। जब उन्हें लगता है कि नहीं भाई हम अपने इंटरनल को फोकस करें, तो वो डिपार्टमेंटल को फॉलो कर लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, जब दोनों का मिक्सअप है, दोनों का ब्लेंडिंग है। ठीक है, चल अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से बताइए इन दोनों का आंसर क्या होगा, जल्दी से एवरीवन।
नौ। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप अगर पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका विजन क्या है कि इंडिया में जो बिजनेस मॉडल है यहां पूछा जा रहा है फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग आर। यहां कभी किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम नहीं लिया जा रहा। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच या एनी वन ऑफ द एबव। तो यहां कोई भी अप्रोच बैंक फॉलो कर सकते हैं। द आंसर इज डी। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहां जरा देखिए। कह रहा है फॉरेन बैंक साइटेड इन द टॉपिक विच इंटर ए इन रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी when not able to achieve the business objective। तो क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, या अपने बिजनेस को तुरंत वो मूव आउट कर लेंगे या चेंज करेंगे अपने फोकस को और कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, व्हेन वी टॉक अबाउट सिटी बैंक, उसने क्या किया, अपने बिजनेस को सेल कर दिया एक्सिस बैंक को। तो इमोशन कहता नहीं हम अपना फोकस चेंज कर देंगे, स्ट्रेटेजी, नो नो नो, कुछ तुरंत प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस मॉडल को हम चेंज कर लेंगे। तो दूसरे का आंसर होगा पी नंबर। चलिए अगला, द सूटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ ए बैंक, यह किस पर डिपेंड करता है। तो इट इज डिपेंड ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ओनली, it is depend upon business mix only, it is depend upon business objective only, या it is depend upon all of the above। तो जब भी हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो फोकस ऑन कंपनी पे भी होता है, हर बिजनेस पर भी होता है और स्पेसिफिक बिजनेस पर भी होगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा सर, ऑल ऑफ दैट। जो मैं ये सीरीज करा रहा हूँ सर, इसमें हर एक मैकमिलियन में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन सब क्वेश्चन को यहाँ कराऊंगा, साथ में हम कुछ एड ऑन क्वेश्चन भी करेंगे डेली, है ना। ओके, फॉर ऑल, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट में मुझे बताइए कि बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करते हैं ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा एस्पेक्ट्स गलत है व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल बैंकिंग, आपको बताना है एवरीवन। द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट, द आंसर इज कॉल्ड कैपेसिटी, द आंसर इज कॉल्ड डिलीवरी चैनल, या टेक्नोलॉजी क्या होगी। तो भाई अगर हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग को तो यहाँ प्रोडक्ट भी होगा, यहाँ डिलीवरी चैनल भी होगा, यहाँ टेक्नोलॉजी भी होगा, कैपेसिटी कोई टर्म नहीं है। सो आंसर इज बी, कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट वन, ध्यान से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। इसका क्या होगा गाइज एवरीवन, जल्दी से।
तो यहां पूछ रहा है कौन सा बिजनेस मॉडल नहीं है सर। तो अगर कौन सा बिजनेस मॉडल नहीं है, अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या और, तो यहां सारे हैं और पूछा जा रहा कौन सा नहीं, तो आंसर क्या होगा 5 का नन। ग्रेट। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जब भी हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, इसमें क्या क्या है? इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, इट इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। गाइस नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आना है। अब जरा देखिए, अगला है प्रीडोमिनेट वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल या प्रीडोमिनेट हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल। तो 1 and 2 ओनली, या 2 and 3 ओनली, या 2, 3, 4 ओनली, या 1, 2, 3, 4 ओनली। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जब भी किसी भी कंपनी में डिसीजन मेकर बहुत सारे हैं, उसमें ज़्यादा एरिया मैनेजर नहीं है, उसमें ज़्यादा हायरार्की नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, जिसमें बहुत सारी हायरार्की है। जैसे आपके बैंक में एक चेयरमैन है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, देयर एक पिरामिड की तरह हायरार्की होती है, उसे कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। और इन दोनों का ये हाइब्रिड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीडोमिनेट वर्टिकल एंड प्रीडोमिनेट हॉरिजॉन्टल। तो ये चारों ही आज के डेट में बैंक यूज करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए एवरीवन, बहुत मजेदार। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब हम प्राइस को स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस में क्या रूल होता है? स्टैंड अलोन प्राइसिंग, या स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, या बंडल प्राइसिंग, या होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप। मतलब कहने का कि भाई आप अगर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन लोगे, उसका अलग मॉडल है। सपोज आपने हमारे बैंक में एफडी जमा किया 10 लाख रुपए का, उसका अलग मॉडल है। और कभी कभी रिलेशनशिप के रूप में भी अगर हम अपने कस्टमर को, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं, थ्रू क्रॉस सेलिंग, तो उन्हें हम कुछ बेनिफिट भी देते हैं। कुल मिला के आज के डेट में जब भी कोई प्राइस स्ट्रक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बैंक में, तो ये तीनों ही मॉडल यूज किए जाते हैं, है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर रिटेल बैंकिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऑनलाइन बैंकिंग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मीडियम बिजनेस या कॉर्पोरेट एंटिटी, कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? आपको ये बताना है। ऑनलाइन बैंकिंग, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या मीडियम बिजनेस, या कॉर्पोरेट एंटिटी। तो कभी भी अगर बात करते हैं कॉर्पोरेट की, तो बात हो रही है होलसेल बैंकिंग की, बात हो रही है कॉर्पोरेट बैंकिंग की। ये कभी भी सर रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे मुझे पूरा भरोसा है इसे बहुत लोग गलत करेंगे। कौन सा ऐसा है जिसको हम रिटेल बैंकिंग का बैकबोन कहते हैं? लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, ट्रेजरी प्रोडक्ट, या बोथ ए एंड बी? आपको लग रहा होगा कि दोनों है, बोथ ए एंड बी, बट याद रखिएगा यहां ये नहीं पूछा जा रहा, यहां पूछा कौन स्ट्रांग है। तो बैंक बिजनेस कहां से करता है? लोन से। तो यहां पर आंसर हमारा होगा बी ना। ठीक है। अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, किस में आएगा?
क्या ये बैंक का रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट है? क्या बैंक का ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है? क्या ये बैंक का रिटेल लोन है? क्या ये इनमें से कोई नहीं? तो गाइस हमेशा याद रखना है, जब भी कोई इंश्योरेंस है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड है, जब भी कोई डिपॉजिटरी सर्विस है जो अदर पार्ट में आती है, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक का। ठीक है।